हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में विद्युत वाले अध्याय में लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजन किया जाता है। संयोजन का मतलब जोड़ना। तो पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अब हम समांतर क्रम को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो अब हम इन एक एक को लेकर इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो देखो, अब हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए सबसे पहले तीन तार लेते हैं। जैसे पहला तार ये रहा, इसे कहते हैं, इसका पहले तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसे R1 से दर्शाते हैं। अब हम दूसरा तार लेते हैं तो दूसरा तार का भी प्रतिरोध होता है जिसे हम R2 से दर्शाते हैं। प्रतिरोध का अर्थ है कि धारा के प्रभाव में जो उत्पन्न जो रुकावट होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब तीसरा तार भी लेते हैं और उसका प्रतिरोध होता है R3। अब देखो, अब यदि हम पहले तार को देखें तो पहले तार के दो सिरे होते हैं। ये हो गया पहले तार का पहला सिरा और ये होता है दूसरा सिरा। इसी प्रकार ये दूसरे तार के भी दो सिरे होते हैं। ये होता है पहला सिरा और ये होता है दूसरा सिरा। इसी प्रकार तीसरे तार के भी दो सिरे होते हैं। इस वाले सिरे को पहला सिरा कहते हैं और इस वाले सिरे को दूसरा सिरा कहते हैं। तो यदि हम तीनों तारों में देखें कि यदि पहले तार का जो दूसरा सिरा है तो ये दूसरा सिरा ये रहा और दूसरे तार के पहले सिरे को मिला देते हैं तो मिला दो। इसी प्रकार ये दूसरे तार का कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा है, उसे तीसरे तार के पहले सिरे से मिला दो तो मिला दो। तो दूसरे तार का जो दूसरा सिरा तीसरे तार के किस सिरे से मिल गया, पहले सिरे से मिल गया। और मिलाने पर जो क्रम बनता है उसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इनको मिलाने पर जो क्रम बनता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें एक तो क्या जोड़ दो, बैटरी जोड़ दो। बैटरी जोड़ने के बाद में क्या जोड़ दो, इसमें कुंजी जोड़ दो। तो कुंजी को जोड़ देते हैं, कुंजी को K से लिख देते हैं और बैटरी को B से लिख देते हैं। तो देखो, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में जो तार होते हैं वो एक ही रेखा में जुड़ते हैं, इसलिए इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो जैसे हमने बैटरी जोड़ी, बैटरी से इसमें क्या प्रभावित हुई, धारा प्रभावित हुई। तो बड़ी लाइन के पास तो प्लस लिख दो और छोटी लाइन के पास माइनस लिख दो। अब बैटरी से जो धारा है वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रभावित होती है। तो ये धनात्मक सिरा हो गया, तो यहाँ से धारा प्रभावित होती है, धारा को कहते हैं I। अब देखो, अब कुछ बातें ध्यान रखते हैं कि जो धारा होती है वो तो तार में हमेशा क्या होती है, प्रभावित होती है। जो चालक तार होता है उसमें क्या होती है, प्रभावित होती है। ऐसे यदि हम जब धारा प्रभावित होगी तो क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। ये विभवांतर हमेशा जो तार होते हैं अर्थात जो चालक तार होते हैं उनके सिरों के मध्य उत्पन्न होता है। अर्थात विभवांतर तार के सिरों के मध्य हमेशा उत्पन्न होता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है। अब देखो, अब यहाँ से धारा आई गई। अब यहाँ धारा जाती जाती अगर पहले तार R1 में गई तो यहाँ धारा एक ही दिशा में बहती है अर्थात एक ही रेखा में जाती है। तो एक ही रेखा में जाने के कारण श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है, इन तीनों तारों में जो धारा होती है वो समान I होती है। और यहाँ पे भी धारा क्या है, I है और यहाँ भी धारा क्या है, I है। अब देखो, अब धारा क्या है, समान है, परंतु इन तीनों तारों के जो सिरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने के कारण इन तीनों तारों में जो विभवांतर है वो विभवांतर क्या होता है, अलग अलग उत्पन्न होता है। तो जो पहले तार में जो विभवांतर होता है इसे हम कहते हैं V1। दूसरे तार में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं V2 और जो तीसरा तार होता है उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे V3 से व्यक्त करते हैं। यदि हमें कुल विभवांतर देखे परिपथ में तो जो कुल विभवांतर होता है वो हम तीनों विभवांतर को जोड़ देते हैं तो कुल विभवांतर प्राप्त हो जाता है। अगर कुल विभवांतर कैसे प्राप्त होता है, यदि V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ देते हैं तो कुल विभवांतर प्राप्त होता है। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन में देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में पूरे परिपथ में धारा तो समान होती है क्योंकि वो एक ही रेखा में गुजरती है। जबकि तारों का जो सिरे होते हैं वो अलग अलग होने के कारण यहाँ विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हमने देखा कि यहाँ विभवांतर अलग अलग होता है तो जो राशि अलग अलग होती है उसका मान हमें निकालते हैं। तो हमें R1 के सिरों में विभवांतर V1 का मान निकालना है, R2 के सिरों पर विभवांतर V2 का मान निकालना है और R3 के सिरे पर विभवांतर V3 का मान निकालना है। तो हम इन तीनों तारों पर विभवांतर ओम के नियम से निकालते हैं। तो देखो,
अब R1 के सिरों के मध्य विभवांतर देखते हैं तो देखो, तो R1 के सिरों के मध्य, R1 के सिरों के मध्य, R1 के सिरों के मध्य विभवांतर, तो R1 के सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V1, तो लिख दो विभवांतर क्या हो गया, V1। अब क्या होता है, धारा पूरे परिपथ में समान है तो क्या आ जाएगा, I, क्योंकि ओम का नियम से यदि हम विभवांतर ज्ञात करें तो ओम का नियम कहते हैं वरी, V बराबर IR। अब देखो, अब पहले तार पर निकाल रहे हैं तो पहले तार पर विभवांतर क्या होता है, V1, तो V1 लिख दिए, धारा समान है तो I लिख दिए, और पहले तार में प्रतिरोध क्या है, R1 है, तो यहाँ क्या लिख दिए, R1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ऐसे ही हम दूसरा तार है R2, इसके सिरों के मध्य क्या ज्ञात करते हैं, विभवांतर है, तो विभवांतर देखो, क्योंकि जो विभवांतर होता है वो तार के सिरों के मध्य ही उत्पन्न होता है, तो दूसरे तार पर विभवांतर क्या है, V2, तो V2 बराबर, जहां धारा समान है तो धारा समान है तो I लिख देते हैं, और दूसरे तार पर प्रतिरोध क्या है, R2, तो उसको R2 लिख देते हैं, और ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसी प्रकार यदि हम R3 के सिरों के मध्य विभवांतर देखें तो R3 के सिरों के मध्य विभवांतर होता है V3, और यहाँ धारा V3 बराबर क्या होता है, I, धारा क्या होती है समान, तो उसको I लिख देते हैं, और तीसरे तार के लिए प्रतिरोध होता है R3, तो इसको R3 लिख देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब हमने देखा था कि यदि हमें कुल विभवांतर निकालना हो तो कुल विभवांतर क्या होता है, जो तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होता है, अर्थात पहले विभवांतर को, दूसरे विभवांतर को और तीसरे विभवांतर को यदि हम जोड़ देते हैं तो परिपथ में कुल विभवांतर का मान आ जाता है। इसको समीकरण नंबर दे दो 4। अब समीकरण 1, 2 और 3 का मान समीकरण 4 में रख दो, तो देखो समीकरण 1 व 2 व 3 का मान, 3 का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 4 में रख दो, तो रखो 4 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 4 क्या है, V, तो VS6 रख दो, V1 क्या है, V1 क्या गया, IR1, तो IR1 लिख दो, IR1। V2 क्या है, IR2 लिख दो, IR2, और V3 क्या है, IR3, तो IR3। तो तीनों समीकरणों का मान चौथे समीकरण रख दिए। अब देखो, तो यहाँ V बराबर, अब इस वाले समीकरण में I सब जगह कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ है, तो I कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बच गया, R1 प्लस यहाँ क्या बच गया, R2, और यहाँ क्या बच गया, R3। देखो, इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 5। अब हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध को देखते हैं। तुल्य प्रतिरोध का अर्थ होता है यदि तीनों तार हैं R1, R2 और R3, इनको मिलाकर यदि हम एक ही तार बना दे तो उस एक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसे हम एक R1 से भी समझते हैं, तो देखो इन तीनों तारों को मिलाकर एक तार बना दो तो ये तार बन गया। अब इस तार का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसे एक ही तार है तो यहाँ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R। अब इसे एक बैटरी से जोड़ दो तो ये जुड़ गई बैटरी। अब देखो यहाँ एक क्या जोड़ दो, कुंजी जोड़ दो, तो कुंजी जोड़ने के बाद में यदि बैटरी से इसमें धारा प्रभावित होती है तो हमेशा धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रभावित होती है, तो धारा को क्या कहते हैं, I। अब यदि धारा कुल धारा I होती है तो यहाँ एक ही तार है, एक ही तार का प्रतिरोध क्या है, R है, तो इसके लिए जो विभवांतर है वो विभवांतर भी क्या होता है, V होता है। अब देखो, अब यदि हम इस आरेख में जो विभवांतर का मान ज्ञात करें तो यहाँ विभवांतर जो तुल्य कुल विभवांतर होता है V, वो क्या होता है, कुल धारा I और कुल तार का प्रतिरोध R के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से जो कुल विभवांतर का मान क्या आ गया, V बराबर IR। इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं, और समीकरण 6 को उठाकर हम समीकरण 5 में रख देते हैं। तो रख दो कि समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, 5 में रखने पर रख दो, तो V का मान क्या आ गया, IR। तो इस V की जगह क्या लिख देते हैं, IR बराबर, यहाँ क्या है I, और कोष्टक के भी अंदर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो, अब यहाँ I से I कट जाता है क्योंकि दोनों तरफ I समान है, तो R का मान यानी तुल्य प्रतिरोध का मान, R तुल्य प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, तो R का मान कितना आ जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो यदि हमने 3 तार लिए तो R का मान ये आया, यदि 4 तार लेंगे तो R का मान, जिस तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है,
ये तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब ऐसे यदि हम समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन करें तो देखो, अब हम समांतर क्रम संयोजन को देखते हैं। देखो कि समांतर का मतलब होता है सम प्लस अंतर है, अर्थात जिसका अंतर क्या हो, समान हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ अंतर से क्या अर्थ होता है, विभवांतर, क्योंकि जो अंतर होता है वो भी दो बिंदुओं के बीच में निकाला जाता है और विभवांतर भी दो बिंदुओं के बीच में निकाला जाता है। अर्थात जब तारों के बीच में जो विभवांतर है वो समान होता है तो उसे हमें समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसे हम तीन तारों के द्वारा समझते हैं। तो जैसे देखो, जैसे ये हो गया पहला तार, अब इस पहले तार का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है, तो ये हो गया पहला तार। अब हम दूसरा तार लेते हैं, ये होता है दूसरा तार। अब इस दूसरे तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। और यदि हम तीसरे तार को देखें तो तीसरे तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो पहले तार के प्रतिरोध को हम R1 से दर्शा देते हैं, दूसरे तार के प्रतिरोध को R2 से, और तीसरे तार के प्रतिरोध को हम R3 से दर्शा देते हैं। अब हम तीनों तारों के देखें तो ये तीनों तारों के ये वाले हो गए पहले सिरे, इन्हें हम प्रारंभिक सिरे कहते हैं। और तीनों तारों के जो ये हो गए अंतिम सिरे, जिसे हम अंतिम सिरे कहते हैं। तो यदि हम तीनों तारों के यदि प्रारंभिक सिरे होते हैं, इन प्रारंभिक सिरों को एक बिंदु पर जोड़ दें, तो इन तीनों को क्या जोड़ दो, एक बिंदु पर जोड़ दो। और यदि हम इसके अंतिम तीनों तारों के जो अंतिम सिरे हैं, इन अंतिम सिरों को यदि हम दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो क्रम बनता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखो, तो हम तीनों तारों के जो पहले सिरे एक बिंदु पर जोड़ दिए, और यदि हम यहाँ पे सेल या बैटरी लगाएं तो लगा दो, तो ये हो गया सेल या बैटरी। अब देखो, अब इसमें एक कुंजी लगा देते हैं, कुंजी को हम कैसे दर्शाते हैं, तो सुनो, जैसे हमने सेल या बैटरी लगाते हैं तो इसमें धारा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो हम धारा को हम जैसे यहाँ प्लस और माइनस, बड़ी लाइन के पास प्लस लगा देते हैं, छोटी लाइन के पास माइनस लगा देते हैं। अब यहां से धारा प्रभावित होती है, धारा को आई से व्यक्त करते हैं। अब सुनो, अब धारा यहां से यहां तक तो आई चली जाती है, परंतु यहां पर धारा का विभाजन होता है, अर्थात धारा तीन अलग अलग दिशाओं में जाती है। तो एक धारा तो इधर जाती है, दूसरी धारा यहाँ जाती है और तीसरी धारा यहाँ जाती है, अर्थात ये अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। तो R1 पर जो धारा होती है वो I1 होती है, R2 पर धारा होती है उसे हम I2 से दर्शाते हैं, और R3 पर जो धारा होती है उसे I3 से दर्शाते हैं। अब देखो, अब ये धारा चलती चलती यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर भी यहाँ पे I1 धारा होती है, यहाँ पर I2 धारा होती है, यहाँ I3 होती है, और तीनों धारा यहाँ इस बिंदु पर मिल जाती है और वापस हमें धारा I प्राप्त होती है। अब देखो, अब सिर्फ समांतर क्रम संयोजन में धारा तो क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि इन तीनों तारों के बीच में विभवांतर देखें तो हम तीनों तारों के प्रारंभिक सिरे एक बिंदु पर मिला देते हैं और अंतिम सिरे दूसरे बिंदु पर मिला देते हैं। तो यहाँ तीनों तार मिलकर एक सिरा हो जाता है, और तीनों तारों के अंतिम सिरे मिलकर दूसरा सिरा हो जाता है। यहाँ तार के दो सिरे ही होते हैं और इन दोनों सिरों के बीच में हमेशा विभवांतर समान होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, जिसे हम V से दर्शाते हैं। अब हम देखें कि समांतर क्रम संयोजन में जिसका मान अलग अलग होता है उसका मान हम निकालते हैं। तो यहाँ तीनों तारों के लिए धारा का मान अलग अलग है, तो हम धारा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम R1 तार के लिए धारा I1 का मान निकालते हैं। तो देखो कि जो प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, तो देखो, अब प्रतिरोध R1 में जो प्रवाहित धारा है इसे हम I1 से दर्शाते हैं। तो ओम का नियम लगा दो और ओम के नियम से हम धारा का मान निकालते हैं। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब यदि हम इस सूत्र से I का मान निकालें तो I बराबर क्या हो जाता है, ये R गुणा में है तो इधर आगे किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो ओम के नियम से धारा का मान क्या हो जाता है, V बटा R। अब इस उत्तर को लेकर हम तीनों तारों पर धारा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले I1 क्या हो गया, यहाँ विभवांतर समान है तो उसको लिख देते हैं V बटा, अब R पहले तार का प्रतिरोध क्या है, R1, तो इसे क्या लिख देते हैं, R1 लिख देते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। ऐसे ही यदि हम प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा देखें तो प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा कैसे कहते हैं, I2 से। I2 बराबर, यहाँ विभवांतर समान होता है तो V लिख देते हैं,
और अब जो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होता है R2, तो R2 लिख देते हैं, इसे समीकरण नंबर क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। अब देखो, अब ऐसे यदि हम प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा देखें तो प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा क्या होती है प्रतिरोध R3 में I3 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ विभवांतर समान होता है तो V बटा R3, इसको नंबर दे दो समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब यदि हमें कुल धारा निकालनी हो, कुल धारा, अब कुल धारा को हम I से दर्शाते हैं और जो I होती है वो तीनों धाराओं के योग के बराबर होती है, क्योंकि इस वाले जो बिंदु पर है तीनों धारा मिलकर वापस I हो जाती है, अर्थात इस वाले बिंदु पर I1, I2 और I3 वापस मिल जाती है और कुल धारा I आ जाती है। तो I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो 4। अब समीकरण 4 में समीकरण 1, 2, 3 का मान क्या कर दो रख दो, तो देखो समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर 1, 2 व 3 से मान रखने पर रख दो। देखो सबसे पहले तो I ऐसे लिख देते हैं बराबर I1 की जगह क्या लिख देते हैं V बटा R1, तो V बटा R1। I2 की जगह क्या लिख देते हैं V बटा R2, तो V बटा R2। और I3 की जगह क्या लिख देते हैं V बटा R3, तो V बटा R3। अब देखो, अब इस समीकरण में विभवांतर समान होता है तो यहाँ विभवांतर क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद में यहाँ तो क्या बचता है V बार निकालिए तो 1 बटा R1, तो 1 बटा R1 लिख दो। यहाँ क्या बचता है 1 बटा R2, तो 1 बटा R2 लिख दो। और यहाँ क्या बता है 1 बटा R3, तो 1 बटा R3 लिख दो। अब देखो, अब इसको समीकरण नंबर 5 दे दो, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 5। अब हम समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध का मान देखते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मान होता है इन तीनों तारों को मिलाकर यदि हम एक तार बना दें तो उसे हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। और इस तुल्य प्रतिरोध के लिए हम धारा देखते हैं, तो देखो सबसे पहले इन तीनों तारों को मिलाकर एक तार बना दो। अब यहाँ पे जोड़ दो सेल या बैटरी या क्या जोड़ दो कुंजी जोड़ दो। अब देखो, अब इसके लिए यहाँ पे प्लस और माइनस, अब धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, तीनों तार मिलकर एक तार हो गए, तो एक तार का प्रतिरोध क्या हो गया R, तो इसे R से दर्शा दो। अब एक तार के लिए जो धारा होती है उसे वो क्या है I, और एक तार है, एक तार के सिरों के बीच में विभवांतर भी समान होता है, तो यहाँ क्या हो गया विभवांतर V। अब देखो, यदि हम इन तीनों तारों को मिलाकर एक तार कर देते हैं तो यदि हम इस एक तार के लिए कुल धारा देखें तो कुल धारा होती है I बराबर V बटा R, क्योंकि यहाँ विभवांतर भी समान है और यहाँ तार का प्रतिरोध भी समान है, तो यहाँ कुल धारा का मान आ गया V बटा R। इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। अब समीकरण 6 का मान हम समीकरण 5 में रख देते हैं, तो रख दो कि समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, मान 5 में रखने पर रख दो। तो I का मान क्या रख देंगे V बटा R, तो V बटा R लिख दो। तो यहाँ I की जगह क्या लिख दिए V बटा R बराबर, यहाँ क्या है V और क्या बच गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब यहाँ से जो विभवांतर से विभवांतर कट जाता है, क्योंकि दोनों तरफ विभवांतर समान है, तो कुल प्रतिरोध अर्थात समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो आता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। इस प्रकार यदि हम चौथा तार लेते हैं तो वो प्लस 1 बटा R4 होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो सभी प्रतिरोधों के मान से बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ एक में प्रतिरोध का भाग लग रहा है और जब किसी संख्या में भाग लगता है तो उसका मान कम हो जाता है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो सभी प्रतिरोधों के मान से बहुत कम होता है। आशा करता हूं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।